नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ईरान का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में एक पावरफुल कंट्री का इमेज जो है वो जरूर बनता होगा। लेकिन आज के टाइम में ईरान जो है वो एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, उसका सामना कर रहा है। ईरान के पास दुनिया के कुछ बेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद हैं, पर अपनी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनएफिशिएंट पॉलिसीज की वजह से ईरान अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस एनर्जी शॉर्टेज का इफेक्ट सिर्फ उनकी इकोनॉमी पर ही नहीं, बल्कि उनकी सोसाइटी और उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी पड़ रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईरान का एनर्जी क्राइसिस जो है वो उनकी ग्रोथ को इंपैक्ट कर रहा है, ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है, और किस तरह से ये ईरान को एक बहुत बड़े चैलेंजेस के सामने धकेल भी रहा है। इस क्राइसिस के कुछ ग्लोबल इंप्लीकेशन भी है जो सिर्फ ना कि ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को इंपैक्ट भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो चलिए इस एनर्जी क्राइसिस के बारे में डिटेल में समझते हैं, क्या है इसके पीछे के कारण और सच में ईरान की एनर्जी शॉर्टेज जो है वो क्यों उत्पन्न हुई है। चलिए बात करते हैं इस सब चीजों के बारे में, बट उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। तो दोस्तों, ईरान के स्कूल्स, ईरान की यूनिवर्सिटीज, ईरान के बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये सब अब रिड्यूस शेड्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि तय समय से कम समय तक ये सब कुछ ऑपरेट कर पा रहे हैं। और कुछ तो कई दिनों तक अपने दरवाजों को बंद भी कर चुके हैं, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है वो सातों के सातों दिन हफ्ते में काम नहीं कर रहे हैं। 2 से 3 दिन के लिए सबके अंदर छुट्टी भी कर दी गई है। इसी दौरान कुछ हाईवेज, कुछ शॉपिंग मॉल्स अंधेरे में डूब गए हैं ईरान के अंदर। इस सब के पीछे है नेचुरल गैस डेफिसिट। नेचुरल गैस जो है वो ईरान में 260 से लेकर 350 मिलियन क्यूबिक मीटर डे के बीच में डेफिसिट में मौजूद है, यानी कि वहां पर इसकी इतनी ज्यादा कमी हो चुकी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बात इससे भी बहुत ज्यादा आगे है। देखिए, ईरान के लगभग सारे के सारे पावर प्लांट्स जो है वो नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं का इस्तेमाल करके बनाई जाती है ईरान के अंदर। लेकिन इस बार का सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा सर्दी इस बार ईरान के अंदर पड़ रही है, जिसके कारण हीटिंग सिस्टम की डिमांड ईरान के अंदर बढ़ गई है। यानी कि नेचुरल गैस की मांग जो है वो और भी ज्यादा ईरान के अंदर बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान के पावर प्लांट्स भी नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट है और घरों के अंदर जो हीटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं वो भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए ईरान की सरकार ने अपने 1 दर्जन से ज्यादा पावर प्लांट्स को बंद कर दिया है जो नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करते थे, ताकि ईरानियंस जो है वो फ्रीज होने से बच सके। लेकिन कुछ लोगों के घरों में इसके चलते रोशनी भी बंद हो गई है, क्योंकि देखो, या तो सरकार उस नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके पावर प्लांट्स के अंदर बिजली बना सकती है, या उसी नेचुरल गैस को लोगों को सप्लाई करके उनके फ्रीजिंग सिस्टम, जो हीटिंग सिस्टम है, उनको चालू रखने का काम कर सकती है। ईरान ने दूसरे वाला ऑप्शन चुना। उन्होंने अपने 1 दर्जन से ज्यादा पावर प्लांट्स को बंद कर दिया या उनको रिड्यूस कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट करना शुरू कर दिया, और वो जो नेचुरल गैस का डेफिसिट था उसको कम करने के लिए ईरान ने उस पावर प्लांट से नेचुरल गैस को डाइवर्ट करके लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया। ईरान के प्रेसिडेंट ने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, बस माफी मांगी और अपने नागरिकों से अपील की कि वो अपने घरों के एवरेज टेंपरेचर को 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दे, ताकि सर्दी के मौसम में गुजारा किया जा सके। कई सालों के सैंक्शंस, पुरानी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की तकनीक और एनर्जी का वेस्टफुल यूज, इन सब के कारण के चलते ईरान एक डिसफंक्शनल स्टेट बन चुका है जो अब चलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एनर्जी राशन करने के लिए सरकार ने अपने कई बड़े इंडस्ट्रियल पावर प्लांट भी बंद कर दिए हैं, जिसका नतीजा है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ईरान के अंदर 30% से लेकर 50% तक गिर चुका है। सर्दी के अंत तक ईरान के पास इस पूरे के पूरे क्राइसिस के चलते $10 बिलियन से ज्यादा के रेवेन्यू का नुकसान होने की जो है वो उम्मीद भी लगाई जा रही है। साथ ही उनकी करेंसी लगातार नीचे गिरती जा रही है और नए रिकॉर्ड लोज को छूने का काम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर का भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। सीधी बात, ईरान बहुत बड़े संकट के अंदर है। इस सब का कंक्लूजन यही निकलता है। इसी तरह के इकोनॉमिक स्ट्रेस और रीजनल इंफ्लुएंस के कम होने के बाद ही रेवोल्यूशंस जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर शुरू होते हैं। ईरान अब मास पब्लिक राइट्स और अनरेस्ट का सामना कर सकता है। ईरान के प्रेसिडेंट ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि क्राइसिस जो है वो एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में इसके और भी ज्यादा फैक्टर जो है वो ईरान के सामने आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हाल इतना खराब है कि ईरान के इंडस्ट्रियल टाउन्स को बंद करना पड़ रहा है। स्टील प्रोडक्शन में तो गिरावट हमको देखने को मिली ही है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि ईरान के अंदर स्टील प्रोडक्शन 40% तक कम हो चुकी है और कुछ कहते हैं कि 50% तक कम हो चुकी है। सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कुछ है। 40 से 50% के बीच में लगभग स्टील प्रोडक्शन में ईरान के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली है। चाहे जो भी हो, यह बहुत बड़ा नंबर है। इसका असर ईरान की सप्लाई चेन और डिफेंस इंडस्ट्री दोनों के ऊपर पड़ने वाला है। अब अगर हम बात करें यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डाटा के मुताबिक ईरान ने 2018 से 2023 के बीच में लगभग $253 बिलियन की ऑयल रेवेन्यू की कमाई करी थी, यानी कि काफी बड़ा नंबर ईरान ने 2018 से लेकर 2023 के बीच में
क्रूड ऑयल को बेचकर जनरेट किया था। लगभग 253 बिलियन डॉलर के आसपास का पैसा जो था वो ईरान ने कमाया था। लेकिन इसमें से 144 बिलियन डॉलर जो था वो जो बाइडेन के पहले 3 सालों में कमाया गया और 109 बिलियन डॉलर जो था वो ट्रंप के लास्ट के 3 सालों के अंदर ईरान ने कमाया। सैंक्शंस के होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ईरान इस पैसे का यूज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए कर सकता था, लेकिन इसके बजाय ईरान ने क्या किया, अपना सारा का सारा खजाना जो था वो हाई रिस्क और लो रिवॉर्डिंग जियोपॉलिटिकल वेंचर्स में खर्च कर दिया। कहीं 30 बिलियन डॉलर से लेकर 50 बिलियन डॉलर तक सीरिया में असद गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए ईरान के द्वारा लगाया गया और 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक प्रॉक्सी नेटवर्क बनाने में इन्वेस्ट किया गया मिडिल ईस्ट में, जैसे कि हिजबुल्ला लेबनान के अंदर, हाउथीज यमन के अंदर और बहुत सारे शिया मिलिशियाज जो है वो इराक के अंदर जनरेट करने का या उनको खड़ा करने का ईरान ने काम किया। बट एनर्जी डिमांड लगातार ईरान के अंदर बढ़ती जा रही है और जो पैसा ईरान ने कमाया था उस पैसे का इस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की बजाय ईरान ने कहां कर दिया, दूसरे वेंचर्स के अंदर खर्च करना ज्यादा जरूरी समझा। लेकिन सीरिया की सरकार के बदलने के बाद ये पूरा का पूरा एफर्ट और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो भी ईरान ने खर्च किए थे वो सब हवा में उड़ गए। ईरान का अपना लैंड ब्रिज जो प्रॉक्सीज को जोड़ने के लिए बनाया गया था अब उनके हाथ से निकल चुका है। इस कनेक्शन के बिना उनकी प्रोक्सीज की कैपेबिलिटीज धीरे 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 खत्म होती जाएगी क्योंकि ईरान उन्हें रीसप्लाई करने में अब असमर्थ हो चुका है। 2018 से 2023 के बीच में ईरान ने जो ऑयल रेवेन्यू की कमाई करी थी उसका लगभग 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो है वो अब खत्म ही हो चुका है और ईरानियंस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह पैसा डोमेस्टिकली इन्वेस्ट किया जा सकता था, पावर ग्रिड को अपग्रेड किया जा सकता था, पाइपलाइंस को रिपेयर किया जा सकता था, उन्हें इंप्रूव किया जा सकता था, एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करने के लिए कदम उठाए जा सकते थे। लेकिन ईरान की लीडरशिप ने अपने डेटोरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नजरअंदाज करने का काम किया जो हर इंडस्ट्री में देखा जा सकता है। जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल रिजर्व्स होने के बावजूद ईरान की ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी पुरानी और इतनी ज्यादा इनएफिशिएंट है कि वो अपनी जरूरत भी पूरा नहीं कर पा रही है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा ऑयल, आप कह सकते हो कि ऑयल के और नेचुरल गैस के रिजर्व है, जिसमें से एक ऑयल गैस का या फिर नेचुरल गैस के फील्ड का नाम है नॉर्थ डोम या फिर साउथ पार्स नॉर्थ डोम गैस फील्ड। इसी की अगर हम बात कर लें, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है जो ईरान और कतर ये दोनों मिलकर आपस में शेयर करते हैं। आप इसको इस मैप के अंदर देख भी सकते हैं, इसका नाम है साउथ पार्स फील्ड। ये ईरान और कतर आपस में फील्ड जो है इसको शेयर करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का फील्ड मौजूद है, ईरान भी इसको शेयर कर रहा है। लेकिन ये फील्ड ईरान के नेचुरल गैस का 70% से ज्यादा सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन ईरान की साइड का प्रोडक्शन जो है वो कतर के मुकाबले इसमें से बहुत ज्यादा पीछे है। ईरान की स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनीज के पास फॉरेन टेक्नोलॉजीज जो है वो नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके चलते ईरान एक बहुत बड़ा क्राइसिस जनरेट कर रहा है या फेस कर रहा है। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, अब क्या होता है ना, ईरान के पास इतनी ज्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस ऑयल फील्ड से, इस गैस फील्ड से अच्छी अमाउंट के अंदर जो है वो गैस निकाल सके और अपने देश के अंदर उसका यूज कर सके। अब सैंक्शंस के चलते टेक्नोलॉजी ईरान में नहीं आ रही है, बट इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि ईरान जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप करे, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो ईरान में इसको लेकर ये सब कुछ रुकने का काम हुआ। अगर ये सिचुएशन लंबी चलेगी तो छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती हुई चली जाएंगी, जैसे कि साउथ पार्स नॉर्थ डोम फील्ड का ईरानियन साइड पर गैस फ्लेयरिंग इक्विपमेंट ही नहीं है। अब ये गैस फ्लेयरिंग इक्विपमेंट होता है, ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो गैस फ्लेयरिंग होती है उसका मतलब होता है ड्रिलिंग के दौरान जो एक्सेस नेचुरल गैस निकल जाती है, वेंट हो जाती है, उसे जला देना, उसे बर्न कर देना। कतर की साइड पर ये एक्सेस गैस कैप्चर की जाती है, स्टोर और ट्रांसपोर्ट की जाती है। लेकिन ईरान के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो इस एक्स्ट्रा गैस को कैप्चर नहीं कर पा रहा है और ये गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में वेस्ट होती जा रही है। ये एक माइनर इशू लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा बड़ा इशू है जो आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी ज्यादा गैस इसके चलते वेस्ट हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डाटा देता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ग्लोबली ईरान गैस फ्लेयरिंग के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। हर साल ईरान में लगभग 21 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस जो है वो बर्बाद हो जाती है इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने के चलते। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। मैं आपको अगर दोबारा बताऊं, 21 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस हर साल वेस्ट हो जाना। कंपैरिजन के लिए 21 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नेशन वाइड गैस कंजम्पशन का लगभग 50% है और फिर इंडिया की कंजम्पशन का लगभग 30% तो ईरान हर साल वेस्ट कर रहा है। और इंडिया
इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया की एनर्जी डिमांड्स बहुत ही ज्यादा है, बट उसके ओवरऑल 30% ईरान हर साल वेस्ट ही कर रहा है। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो ये गैस फ्लेयरिंग ईरान के एनर्जी डेफिसिट को ब्रिज कर सकती थी और ईरानियन हाउस होल्ड को हीट प्रोवाइड करने का काम भी कर सकती थी। लेकिन अब ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में वेस्ट होती जा रही है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है उन टेक्निकल शॉर्टकमिंग का जो ईरान के एनर्जी सेक्टर के अंदर एंडेमिक है। गवर्नमेंट गलती कर सकती है, लेकिन सोसाइटी उनके नीचे का ग्राउंड बनाती है जहां वो स्टंबल करती हैं। ईरान की ट्रबल्स का एक हिस्सा उनकी सोसाइटी पर भी जाता है। ईरान एक सब्सिडीज ड्रिवन नेशन है। चीप ऑयल और गैस जो है वो इतना रेडिली अवेलेबल है ईरान के अंदर के लोगों को उसकी वैल्यू ही समझ में नहीं आती है। ईरान में 1 लीटर गैसोलीन का कॉस्ट, यानी कि गैसोलीन आप पेट्रोल के हिसाब से भी इसको समझ सकते हो, 1 लीटर पेट्रोल जो है वो सिर्फ 36 सेंट यानी कि $1 से भी 1/3 के अंदर आपको ये मिल जाता है। अब ये क्यों होता है? देखो, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। इस्लामिक रिपब्लिक में रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन ईरान की जो सरकार है वो ईरान के लोगों को चीप ऑयल और गैस उनके पर्क्स में शामिल करती है ताकि इस्लामिक स्टेट के अंदर रहना उनके लिए थोड़ा सा बियरेबल हो जाए। ईरान के लीडर्स भी इस चीज को समझते हैं, इसलिए वो लो प्राइसिंग को सब्सिडीज के थ्रू फाइनेंस करने का काम करते हैं। आईएमएफ के मुताबिक अगर हम बात करें 2022 में ईरान ने $163 बिलियन एनर्जी सब्सिडीज पर खर्च कर दिए थे, जो उनके जीडीपी का 27% था। दुनिया में किसी और कंट्री का सब्सिडी सिस्टम इतना ज्यादा बड़ा नहीं है और ऑनेस्टली इसका एक रीजन भी है, लेकिन फिर भी ईरानियंस को इसकी कोई फिक्र नहीं है। ये सब्सिडीज इतने लंबे टाइम से चल रही हैं कि ज्यादातर ईरानियंस को असली प्राइसेस क्या है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के, इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उनको लगता है कि नेचुरल गैस और ऑयल इतना ही सस्ता होता है। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने जब एनर्जी सब्सिडीज को रिड्यूस करने की कोशिश की थी तो वो 2019 में हुआ था। फ्यूल प्राइसेस रातों रात बढ़ गए थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ने पूरी इकोनॉमी में ही तबाही मचाने का काम किया था। कुछ ही दिन में लोग जो थे वो सड़कों पर आ गए थे और सारे ग्रीवियंसेस जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कई सालों से बिल्डअप हो रहे थे वो सब ओपन अप हो गए थे। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में उस दौरान मास डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला था। प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग को जलाने का काम किया और पॉवर्टी, करप्शन, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस के खिलाफ और इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी थी। सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट के पोस्टर्स भी जलाए गए थे और डेमोन्स्ट्रेटर्स ने पार्लियामेंट के रेजिग्नेशन और शरिया लॉ के अबोलिशन की भी मांग जो थी वो ईरान के अंदर की थी। ईरान के कई शहरों में लोगों ने अपने देश के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ अपना ओपोजिशन भी दिखाया था और गवर्नमेंट के एंटी अमेरिकन रेटोरिक के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किए गए थे। कुछ लोग तो यूक्रेनियन एयरलाइन फ्लाइट 752 जो ईरान के द्वारा शूट कर दिया गया था उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किए गए थे। यह ईरान में 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद का सबसे बड़ा सोशल अनरेस्ट था। स्टेट के द्वारा किए गए हर ट्रांसग्रेशन के बारे में पता चला और इस दौरान हंड्रेड्स ऑफ लोग जो थे वो मारे गए, हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया। तो जो चीज एक इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में शुरू हुई थी वो एनर्जी सब्सिडीज को कम करने के लिए वो रेवोल्यूशनरी राइट्स के अंदर बदल जाती है, जिसमें सुप्रीम लीडर भी ईरान के जो है वो फंस जाते हैं। बट अब ईरान नहीं चाहता कि वो फिर से ये सब देखे, लेकिन वो एनर्जी बिल्स को इंडेफिनेटली राइट ऑफ भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा ईरान की एनर्जी क्राइसिस अब सबसे बुरे वक्त में आई है। देश अपने आप को एक ट्रबल्ड जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में भी पा रहा है और ईरानियन लॉ मेकर्स क्लियरली क्रंच भी फील कर रहे हैं। जैसे कि नया हिजाब लॉ जो ईरान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जो उनकी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, वो वुमेन को मैंडेटरी ड्रेस कोड फॉलो ना करने पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज प्रपोज करता है, लेकिन अभी तक इसे एनफोर्स नहीं किया जा सका ईरान के अंदर। ईरान के प्रेसिडेंट ने इसके खिलाफ लॉबी भी करी थी, ये कहकर कि इसका उल्टा असर पड़ सकता है और पब्लिक अनरेस्ट को ये और भी ज्यादा बढ़ाने का काम भी कर सकता है। शरिया लॉ और उसकी एनफोर्समेंट पर जो पब्लिक डिस्क्लोजर हो रहे हैं, उसके अलावा ईरानियंस इजराइल के साथ जो उनकी भी एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें वो फंसा हुआ है आज की डेट में, इसमें दोनों देश अपनी टेरिटरी पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, इसमें भी अभी फंसा हुआ है। लेकिन अब ट्रंप के आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चीजें और भी ज्यादा अनसर्टेन हो सकती हैं। ट्रंप के पहले टेन्योर में उन्होंने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया था और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हार्श सैंक्शन भी ट्रंप ने लगाए थे। और भी चीजों के अलावा यूएस सैंक्शंस ऑयल एक्सपोर्ट, बैंकिंग, शिपिंग, इन सब चीजों को टारगेट करते हैं और ये सब मिलकर ईरान की इकोनॉमी को और भी ज्यादा क्रिपल कर देते हैं। इस बार लेकिन ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे पहले की एक वीडियो में हमने इसके ऊपर बात भी करी थी, आप चाहो तो उसको हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर दोबारा आप वीडियो को देख भी सकते हो। इजराइल एक, और इसके साथ इजराइल भी है, इजराइल जो है वो एक एयर कॉरिडोर बना रहा है ताकि वो ईरान के ऊपर डायरेक्ट जो है वो हमले कर सके। ईरान के अंदर डीप स्ट्राइक करने के लिए इस एयर कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और इससे क्या होगा, इससे इजराइल जो है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज इन सब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। साथ ही
कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डाला है कि वो ईरान पर और भी ज्यादा दबाव बनाएं और भी ज्यादा कड़े कदम जो है वो ईरान के खिलाफ उठाए जाएं। इजराइल ने ईरान की करंट एनर्जी क्राइसिस में भी एक रोल प्ले किया है। कैसे, इसको भी हम समझते हैं। देखो, ये एक बहुत कम जानने वाला इशू है, फैक्ट है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। फरवरी 2024 में इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में 2 गैस पाइपलाइंस को उड़ा दिया था। ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक के रूप में इजराइल के द्वारा किया गया था। ईरान इन डैमेजेस को टाइम पर फिक्स नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट ने क्वाइटली अपनी इमरजेंसी रिजर्व्स का यूज करना शुरू किया ताकि लाखों लोगों को सर्विस डिसरप्शन से बचाया जा सके। जब नए प्रेसिडेंट जुलाई के अंदर चुनकर ईरान के अंदर आते हैं, तब उन्होंने एक ऐसी स्टेट को इनहेरिट किया जिसमें एनर्जी स्टोर जो थे वो पहले ही खत्म हो चुके थे, इमरजेंसी रिजर्व्स भी जो थे वो डिप्लीट हो चुके थे, और ऐसे में वो उसको समय पर रिप्लेनिश नहीं कर पाए। इजराइल के लिए एक हैप्पी एक्सीडेंट है, 2 फैक्टर्स मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म ईरान के अंदर बना रहे हैं। एक तरफ तो एनर्जी क्राइसिस ईरान के अंदर चल रहा है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भी हो चुकी है। अगर इजराइल इस वक्त प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ईरान के ऊपर करता है और ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इस ऑनगोइंग क्राइसिस को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। गैस डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा कि वो अटेनेबल नहीं रहेगा, जो सोशल अनरेस्ट का एक कारण बन सकता है, उसको ट्रिगर कर सकता है और ईरानियन पब्लिक को गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकता है। नेतन्याहू ने काफी टाइम से ईरान को अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कई बार ईरानियन से यह अपील भी की है कि वो अपनी सड़कों के ऊपर आ जाएं और अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, ताकि वो अपने जो इजराइल है वो अपने जो एम्स है उसके अंदर सफल हो सके। ईरानियंस का एक बड़ा हिस्सा जानता है कि उनका रिजीम उनके बारे में कुछ नहीं सोचता। एक देश की माइजरी दूसरे देश की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये है जियोपॉलिटिक्स का असली गेम। मोरल्स जो होते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर वो टूल्स होते हैं, वो रूल्स नहीं होते हैं। इन कंक्लूजन, ईरान की एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ी वार्निंग है, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। सबसे ज्यादा एनर्जी रिसोर्स होने के बावजूद भी ईरान जो है वो आज की डेट में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस फेल कर रहा है। ईरान अपनी इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुरानी टेक्नोलॉजी और खुद के गलत डिसीजन की वजह से बड़े एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है। इसका असर सिर्फ उनकी डेली लाइफ पर नहीं बल्कि उनकी इकोनॉमी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी पड़ रहा है। जब एनर्जीज की शॉर्टेज हो तब सब कुछ रुकने लगता है, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, पब्लिक सर्विसेज ठप हो जाती हैं और सबसे ज्यादा डेंजर होता है पब्लिक अनरेस्ट का। तो ऐसे में ईरान की इस बढ़ती हुई क्राइसिस के दौरान हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो सके, ताकि ये क्राइसिस एस्केलेट होने के बजाय थम जाए, शांत हो जाए और ईरान के लोगों को भी सुकून की जिंदगी जीने का दोबारा से मौका मिले। तो दोस्तों, ये थी हमारी एनालिसिस आज के ईरान के इस एनर्जी क्राइसिस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।